Dear students, this is Dr. Sumita Thakur and you are watching my channel BioWin. Dear students, as we know that competition is enhancing day by day. It's going to be a cutthroat competition in the coming years. So by keeping in view, I am here with some important terms of the chapter number 3, class plus 2, 12th bio, and the chapter name is human reproduction. Okay, so in this chapter we are going to discuss, in this my lecture today we are going to discuss about some important terms which have been already asked in the previous years competitive examination as well as academic part. So आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट term for this chapter, that is the gynecology. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो हम अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं. तो गायनोकोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द ह्यूमन, यूज टू से स्टडी ऑफ वीमेन. हम यूज़ कर सकते हैं वीमेन्स जेनिटल ट्रैक एंड यूरिनरी ट्रैक डिजीजेस. So gynecology is a branch of medicine in which a person, particular things are studied which are related to the women's genital tract and urinary tract infections. Okay, and the person who study all these, a physician specialized in gynecology, उसे हम बोलते हैं a physician specialized in gynecology is called gynecologist. Okay, so this is the second term. gynecologist कौन होता है? a physician which is specialized in gynecology. इसके बाद हम बात करते हैं इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि नेक्स्ट टॉपिक है, हमने सारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा. तो उससे रिलेटेड जो नेक्स्ट हमारा टर्म है वो क्या है? अब हम बात करेंगे कि गनेंड्रोमॉर्फ. थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म आती है हमारी, दैट इज द गाइनेंड्रोमॉर्फ. गनेंड्रोमॉर्फ क्या होते हैं? एक ऐसा एनिमल पर्सन जिसमें मेल करैक्टर्स भी हैं वन पार्ट पे और साथ में ही फीमेल करैक्टर हैं, यानी कि मेल प्लस फीमेल करैक्टर. मेल और फीमेल करैक्टर दोनों ही, मेल एंड फीमेल करैक्टर्स are present in one animal. अगर एक ही पर्सन में, एक ही एनिमल में मेल और फीमेल दोनों ही करेक्टर अगर प्रेजेंट हैं तो उसे हम बोलते हैं गनेंड्रोमॉर्फ. नेक्स्ट टर्म है हमारी, हम बात करेंगे स्पर्मी साइड के बारे में. देखिए यहाँ पे हमें मतलब क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है. स्पर्मी का मतलब होता है स्पर्म से रिलेटेड और साइड का मतलब होता है कि मतलब डिटीरियोरेटिंग इफेक्ट. तो ऐसा कोई भी एजेंट, कोई भी ऐसा एजेंट, कोई इट कैन बी अ क्रीम, जेली और स्प्रे टाइप, जो कि ऐसा कोई भी एजेंट विच कैन किल स्पर्मेटोजोआ. देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार पेपर में पूछी गई हैं. तो आपने ये सभी नोट्स ध्यान से सुनने हैं, समझने हैं और अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं. कॉम्पिटिटिव में आपको बहुत हेल्प करेंगे ये नोट्स. उसके बाद हम बात करते हैं कि ह्यूमन स्पर्म की, जो हम ह्यूमन स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ की जब हम बात कर रहे हैं तो यहीं पे हमारा नेक्स्ट टर्म आता है कि हु डिस्कवर्ड द ह्यूमन स्पर्म, कि ह्यूमन जो स्पर्म है उसकी खोज किसने की थी. तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन स्पर्म की, तो ह्यूमन स्पर्म की सबसे पहले एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने, एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने इन
1677 में सबसे पहले ह्यूमन स्पर्म को देखा था। और अगर आपको याद हो कि एंटन वॉन ल्यूवेनहोक का नाम और कहीं भी आता है कि उन्होंने फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाया था। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इंग्यूनल हर्निया की। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है हमारा मेडिसिन में, या जो पीएमटी या जो हमारा नीट पेपर है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इंग्यूनल हर्निया। इंग्यूनल हर्निया क्या होता है? देखिए, जो इंग्यूनल कैनाल होती है एक, अगर हम बात करते हैं टेस्टिस की, तो इस तरह से जो स्क्रोटम है, यहाँ पे टेस्टिस हैं, तो यहाँ पर जो एक कैनाल रहती है जो हमारे वास डिफरेंस के साथ है, वास डिफरेंस को हम जैसे कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे इंग्यूनल कैनाल, राइट। और कई बार क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन अगर समटाइम इट हैपन्स कि जो इंटेस्टाइन है हमारी वो प्रोट्रूड होती है। इंटेस्टाइन प्रोट्रूड होने के बाद वो मतलब प्रोट्रूड होती है और वो सस्पेंड होती है इंग्यूनल कैनाल में। तो प्रोट्रूजन ऑफ द इंटेस्टाइन into the scrotum through inguinal canal is called इंग्यूनल हर्निया। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है इंग्यूनल हर्निया की, तो उसे सर्जिकल मेथड के साथ ऑपरेट करके उसे रिमूव करना पड़ता है। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट एक और टर्म आती है हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड जो पूछी गई है, दैट इज़ द प्रोटेंड्री। देखिए, प्रोटेंड्री कैसे हम इसे याद रखेंगे? प्रो का मतलब होता है पहले, और टेंड्री वर्ड जो है वो एंड्रोजन्स यानी कि मेल पार्ट से रिलेटेड है। तो कुछ एनिमल्स या कुछ जो ऑर्गेनिज्म है उनके केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इसमें एग्जांपल अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म क्या है? हमारा हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। तो अर्थवॉर्म में क्या होता है कि अर्थवॉर्म विच इज़ आ हर्मेफ्रोडाइट। अब हर्मेफ्रोडाइट मैं आपको बताती हूँ, हर्मेफ्रोडाइट वो एनिमल्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी के अंदर होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। तो इसमें क्या होता है अर्थवॉर्म में कि जो मेल पार्ट है वो मैच्योर हो जाता है, मेल पार्ट इट मैच्योर्स अर्लियर देन द ओवा, राइट। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मेल पार्ट मैच्योर अर्ली देन फीमेल। या आप इसमें बोल सकते हो कि जो स्पर्म बनेंगे वो पहले मैच्योर हो जाते हैं ओवा से। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं प्रोटेंडरी। अर्थवॉर्म के साथ एक और एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रा। तो हाइड्रा के केस में भी आपको प्रोटेंडरी देखने को मिलती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटेंडरी के बाद उससे रिलेटेड एक और टर्म आती है हमारी एंड्रोलॉजी। क्या बोलते हैं उसे हम? एंड्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो एंड्रोलॉजी क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द डिजीजेस पैक्युलर टू मेल सेक्स, यानी कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ रिलेटेड टू द, यानी कि जिसमें हम जो मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं हम उसे स्टडी करते हैं ओनली। तो ब्रांच ऑफ साइंस, या साइंस की जगह हम यहाँ ना मेडिसिन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन विच इज़ कंसर्न्ड विद द डिजीजेज ऑफ मेल सेक्स, तो उसे हम बोलते हैं एंड्रोलॉजी। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म की, दैट इज़ द मेनार्की। देखिए, मेनार्की क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी टर्म है। तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं इसको कि स्टार्टिंग और बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे हम बोलते हैं मेनार्की। मेनार्की के साथ हमारा एक और टर्म आ जाती है जिससे जुड़ा हुआ है, दैट इज़ द
मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है कि टर्मिनेशन, ख़त्म हो जाना, टर्मिनेशन बोल सकते हो, स्टॉपेज बोल सकते हो इसको, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। इसके बाद जब हम ग्राफिन, हमने जो पढ़ा फीमेल के अंदर ओवरी है, ओवरी के अंदर ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं, तो कई बार ये पूछा गया है कि व्हाट आर ग्राफिन फॉलिकल्स, क्या होते हैं। तो जो ग्राफिन फॉलिकल्स थे सबसे पहले किसने डिफाइन किया था, GRAFIAN, ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो जो मैमेलियन ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, ये किसने सबसे पहले बताए थे। दिस वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय मिस्टर रैंकियर। It was the Regnier de Graaf in 1672, सबसे पहले उन्होंने इसे देखा था। एक और टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस। ये हम सबने बहुत बार सुना होगा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। देख सकते हैं सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ द हिस्टेरेक्टोमी। कई बार क्या होता है कि यूट्रस में अल्सर बन जाता है, सिस्ट बन जाता है कुछ लेडीज़ को, तो मेडिकली उसको रिमूव करना पड़ता है, सर्जिकल मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। ओके, उसके बाद अब हम बात करेंगे कि अमाउंट ऑफ, जब हम यॉक की बात करते हैं तो यॉक जो है वो डिफरेंट एग के अंदर यॉक का अमाउंट कितना है या उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। तो अगर हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक के बेस के ऊपर, तो हमारे पास एग डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें होमोलेसिथल एग। होमोलेसिथल, देखिए होमो का मतलब होता है सेम और लेसिथल वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे यॉक के लिए। तो अगर यॉक जो है वो टोटली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है ओवा के अंदर, राइट, यॉक इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ओप्लाज्म, जैसे कि ब्रैंकियोस्टोमा इज द एग्जाम्पल। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, उस एग को हम बोलते हैं होमोलेसिथल एग। और इस केस में हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है ब्रैंकियोस्टोमा का। ब्रैंकियोस्टोमा, इसका एग में बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारा ये। उसके बाद हम बात करते हैं टेलियोलेसिथल एग के बारे में। नेक्स्ट है हमारा टीलोलेसिथल, TELOLECITHEL, टीलोलेसिथल एग। इसमें क्या होता है कि जो यॉक है दैट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द वेजिटल हाफ ऑफ द ओप्लाज्म, कि अगर जो यॉक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप कि यॉक जो है, यॉक कहाँ पे है, यॉक इज concentrated in the vegetal part or half of ooplasm। तो उस तरह के एग को हम कहते हैं टीलियोलेसिथल एग। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप है एग की, वो है हमारी मेयोलेसिथल एग। इसमें क्या होता है कि जो यॉक है वो सारे ओप्लाज्म में स्प्रेड है, सिर्फ एक थोड़ा सा एरिया रहता है न्यूक्लियस के लिए। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि यॉक ने क्या किया है, यॉक ऑक्यूपाइज ऑल द
साइटोप्लाज्म, राइट, एक्सेप्ट और इसमें हम लिख सकते हैं कि लीविंग सम स्पेस फॉर न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के लिए कुछ स्पेस छोड़ने के बाद बाकी हर जगह में हमारा जो एग यॉक है वो स्प्रेड है। इसके बाद जो एक और टाइप आती है एग की, ऑन द बेसिस ऑफ द यॉक प्रेजेंटेशन, दैट इज़ द सेंट्रोलिसीथल। इसमें क्या होता है कि जो देखिए नाम से पता चल रहा है, सेंट्रो मीन सेंटर में है। तो यॉक कहाँ पे प्रेजेंट है हमारा? यॉक इज लोकलाइज्ड एट द सेंटर, ओके। और उसके चारों तरफ, जैसे यॉक है यहाँ सारे सेंटर में, ये रहा एग यॉक, और इसके चारों तरफ जो है वो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे ये। सो दिस इज द यॉक, और ये है इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द यॉक पोजीशन इन द एग वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग। एक और टर्म हम इस चैप्टर में हम बात करते हैं, दैट इज़ द ओवोविविपेरस। एक तो हम पढ़ते हैं ओविपेरस एनिमल्स होते हैं। ओविपेरस मतलब जो एग लेइंग होते हैं, विविपेरस जो विच गिव बर्थ टू द यंग वंस। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आता है इसमें ओवोविविपेरस। मीन्स देखिए नाम से यहाँ दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ओवो भी है और विविपेरस भी है। तो ऐसे एनिमल जिसमें एनिमल्स हैं तो वो एग लेइंग, तो एनिमल्स विच प्रोड्यूस एग्स, बट अब उसके बाद क्या होता है कि जो एग्स हैं विच हैच विद इन देयर बॉडी, जो उनकी बॉडी के अंदर ही हैच हो जाते हैं। तो उस तरह के एनिमल्स को हम बोलते हैं ओवोविविपेरस। उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। वन इज़ द एंड्रोस्पर्म। बहुत से बच्चे हैं उनको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, एंड्रोस्पर्म और गाइनिस्पर्म। देखिए पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँगी। जब हम मेल की बात करते हैं तो हमें पता है कि मेल के अंदर दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम। यानी कि मेल के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास 23 पेयर्स आ रहे हैं एक स्पर्म के अंदर, राइट। उसमें क्या होता है कि जो 22 हैं वो ऑटोजोम होते हैं, प्लस एक्स एंड वाई, ये सेक्स क्रोमोसोम है। तो अगर हम बात करते हैं एंडोस्पर्म की, एंडोस्पर्म वो स्पर्म होता है, तो इसे हम कैसे बताएंगे कि वो स्पर्म विच इज हैविंग वाई क्रोमोसोम, स्पर्म विच हैव वाई क्रोमोसोम, यानी कि उसके पास 22 ऑटोजोम तो है ही है, राइट। 22 ऑटोजोम है प्लस साथ में उसके पास वाई क्रोमोसोम है, तो उसे हम बोलते हैं एंड्रोस्पर्म। लेकिन जब हम बात करते हैं इसमें गाइनिस्पर्म की, तो उसमें क्या होता है कि स्पर्म तो है, तो स्पर्म में क्या है, 22 ऑटोजोम तो है ही है, राइट। 22 ऑटोजोम है, लेकिन उसके साथ में इट इज़ कैरिंग एक्स क्रोमोसोम। स्पर्म हैव एक्स क्रोमोसोम। तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा स्पर्म जिसके अंदर ऑटोजोम 22 है, साथ में एक्स क्रोमोसोम है, राइट। और कुछ स्पर्म ऐसे हैं जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम है। तो वाई क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म होता है उसे हम बोलते हैं एंड्रोस्पर्म, और जो एक्स वाला है उसे हम बोलते हैं गाइनीस्पर्म। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स थे कुछ ये जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, और बहुत बार ये कॉम्पिटिटिव में पूछी गई हैं। तो डियर स्टूडेंट, जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो यू जस्ट लीव योर मैसेज, ओके। और देखिए कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, मैं बार बार ये कहती हूँ कि जस्ट हैव द थॉरो स्टडी ऑफ द टॉपिक्स। एनसीईआरटी की बुक्स को बहुत अच्छे से आप रीड करिए, उसकी लाइन टू लाइन पढ़िए, हर वर्ड का मीनिंग क्लियर कीजिए। आफ्टर दैट हमारे पास बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे अदर पब्लिशर हैं, आप साथ में उनकी हेल्प भी लीजिए। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने चैनल पे कवर कर रही हूँ, और ये सारी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अगर आप नीट की प्रेपरेशन के लिए नीट एसपी
एस्पिरेंट हैं नीट के लिए, तैयार कर रहे हैं अपने आप को, तो मेरा चैनल आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही हेल्दी और कॉम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप धीरे धीरे उसके गो थ्रू होते जाइए, इनके नोट्स बनाते जाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है रेपिटेशन। आप उन चीज़ों को बार बार रिवाइज़ कीजिए, लर्न करने की कोशिश कीजिए, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करिए, टर्म्स को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको लिंक कीजिए अपनी डे टू डे लाइफ के साथ। तो ये टिप्स आपको बहुत काम आएंगे। सो टिल देन we'll meet again in the next video. Till then, bye.